नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो कांग्रेस के हाथ से एक और राज्य निकल गया। अभी कुछ ही महीने पहले पंजाब फिसल गया था। अब जहां उनका मुख्यमंत्री तो नहीं था, पर वो सरकार में हिस्सेदार थे, वो महाराष्ट्र भी उनके हाथों से फिसल गया। अब बचे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और आधा अधूरा झारखंड। राजस्थान में क्या हालत है ये तो आप देख ही रहे हैं। बहुत बुरा हाल है। जब भी चुनाव होंगे वैसा ही हाल होने वाला है जैसा पंजाब में हुआ है। शरद पवार के हाथ से भी राज्य निकल गया। कोशिश तो बहुत की शरद पवार ने, आखिरी समय तक भी हर संभव जो वो प्रयास कर सकते थे, अपनी पार्टी के डिप्टी स्पीकर के जरिए के खेल कर लें किसी तरह, शिवसेना टूट जाए, चाहे जो हो जाए, पर सत्ता हाथ से नहीं जानी चाहिए। लेकिन सत्ता हाथ से निकल गई। और वो सत्ता पर क्यों काबिज रहना चाहते थे ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उनके दो दो मंत्री इस समय आर्थर रोड जेल में हैं। उनके करीबियों के यहाँ आईटी के भी, ईडी के भी छापे पड़ चुके हैं। फिल्म इंडस्ट्री में उनके बहुत सारे उपासक हैं, शिष्य हैं, उनके चहेते हैं, जिनके यहाँ एनसीबी की रेड पड़ रही थी तो सबसे ज्यादा कष्ट उन्हीं के करीबी नवाब मलिक को हो रहा था, जिन्होंने समीर वानखेड़े के खिलाफ तो पूरा मोर्चा खोल दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस का धारावाहिक चला रहे थे। और उद्धव ठाकरे उद्धव ठाकरे के नीचे से तो मुख्यमंत्री की कुर्सी ही निकल गई। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पद को अब वो और उनका परिवार एंजॉय कर रहा था, जो कभी बाला साहब ठाकरे ने सोचा ही नहीं। वो अपने आप को किंग मेकर कहते थे, लेकिन ये आधे अधूरे अल्पमत से, बहुमत से नहीं, केवल 56 सीटों से महाराष्ट्र के राजा बन बैठे थे। और इन तीनों ने मिलकर के इस बेमेल गठबंधन के जरिए देवेंद्र फडणवीस का रास्ता रोका था, उनका हक मारा था। क्योंकि 2019 का विधानसभा चुनाव याद करिए। विधानसभा चुनाव का जो प्रचार था, उसमें जो रैलियां हो रही थी, पूरी प्रचार सामग्री जो थी, और खुद देवेंद्र फडणवीस ने भी जगह जगह जनसभाओं में जो ये कहा था कि मैं फिर से लौटूंगा, उसका इन्होंने बाद में किस तरीके से मजाक उड़ाया और तरह तरह की बातें इनके बारे में की। उस समय जरा याद करिए, मंच पर ये भी मौजूद रहा करते थे, चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, दोनों वो मंचों से कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के इस गठबंधन को अगर आपने फिर से जनादेश दिया तो 2014 से 2019 तक जैसे देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री रहे हैं, आगे भी देवेंद्र फडणवीस ही राज्य की कमान संभालेंगे। तब तो खामोश रहे ये। लेकिन जब इन्होंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी को 106 सीटें मिली हैं, इनको 56 सीटें मिली हैं, निर्दलीय और जो छोटे दल थे उनकी भी इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ मिलकर के 145 तक पहुंच जाए, तो इन्होंने बड़ा दांव खेला, बड़ा झूठ बोला कि अमित शाह ने चुनाव से पहले बाला साहब ठाकरे के कमरे में ये कहा था कि 2.5 साल दोनों मुख्यमंत्री रहेंगे। हालांकि अमित शाह ने मना किया कि ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है, पता नहीं ये कैसे उड़ा रहे हैं। लेकिन रिजल्ट आ गए थे 24 अक्टूबर को, और 12 नवंबर तक
महाराष्ट्र में यही हाल रहा, मामला लटका रहा। भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही थी, देवेंद्र फडणवीस ने खुद ये बात बताई थी कि मैं उद्धव ठाकरे को फोन करता रहा, घंटी जाती रही और इन्होंने मेरा फोन रिसीव नहीं किया। यानी जिन देवेंद्र फडणवीस की सरकार में ये साझीदार रहे 5 साल तक, उन पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री का ये फोन तक रिसीव नहीं कर रहे थे। यानी फैसला कर चुके थे कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में निरंतरता में एक और सरकार नहीं बनने देनी है, क्योंकि इनको लगता था कि फिर 5 साल के लिए अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए तो शिवसेना का किस्सा खत्म हो जाएगा। कभी भारतीय जनता पार्टी छोटे भाई की भूमिका में हुआ करती थी, शिवसेना बड़े भाई की भूमिका में हुआ करती थी, शिवसेना का मुख्यमंत्री हुआ करता था। लेकिन 2014 की जो नरेंद्र मोदी की आंधी पूरे देश में चली, उसका परिणाम था कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में भी बड़े भाई की भूमिका में आ गई और शिवसेना छोटे भाई की भूमिका में आ गई। उस समय भी कोशिश तो इन्होंने बहुत की थी कि भले ही हमारी सीटें कम रह गई पर मुख्यमंत्री पद हमारे पास ही रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और 2019 में जब इनको मौका लगा तो इन्होंने शरद पवार को साध लिया, या ये कह सकते हैं कि शरद पवार ने इनको ताड़ लिया। और शरद पवार के पास तो एक हनुमान था जो ऑलरेडी शिवसेना में प्लांटेड था, यानी संजय राउत। और संजय राउत ने जो पट्टी पढ़ाई उद्धव ठाकरे को, वो उनकी पढ़ाई पट्टी में आ गए। उनको लगा और शरद पवार को भी लगा कि देवेंद्र फडणवीस को फिर मुख्यमंत्री बनने से रोकने का बिल्कुल सही समय है। और कांग्रेस तो कर्नाटक की तरह तैयार बैठी थी कि यहां भी अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोका जा सकता है तो रोका जाए। इसलिए कांग्रेस ने यह सोच करके एनसीपी और शिवसेना के साथ गठबंधन कर लिया कि कम से कम महाराष्ट्र जैसा एक रिच स्टेट, जिसकी मुंबई को आर्थिक राजधानी कहा जाता है, वो पार्टी के कोष को समृद्ध करेगी। गठबंधन कर लिया, सरकार में शामिल हो गए। और बेशर्मी देखिए, 288 के सदन में कांग्रेस को केवल 44 सीटें मिली थी, शरद पवार की पार्टी को केवल 54 सीटें मिली थी। यानी दोनों को ही महाराष्ट्र की जनता ने यह कहा था कि आप विपक्ष में बैठिए। लेकिन उद्धव ठाकरे, वो तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस सबको पटकनी देना चाहते थे, सबक सिखाना चाहते थे। खुद मुख्यमंत्री बन बैठे और वही उनका एक फैसला था जो 2022 आते आते, जून खत्म होते होते उनके लिए भी और उनकी पार्टी के लिए भी इतना गलत साबित हुआ, इतना विषाक्त साबित हुआ कि पार्टी टूट रही है, इनकी सत्ता चली गई है। पर इस बीच जो जो हुआ, जिस जिस तरह की घटनाएं घटी, जिस तरह देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ तमाम तरह की साजिशें रची गई, जिनके खुलासे खुद फडणवीस ने सदन में खड़े होकर के की और सबूत पेश किए, उसके वीडियो की जो
पेन ड्राइव थी, 27 या 29 पेन ड्राइव थी, जिसमें 2.5-3 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग थी, जिसमें एक सीनियर वकील जो राज्य सरकार के अधीन काम कर रहे थे, वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि साहब ने ये कहा है कि देवेंद्र फडणवीस का सियासी करियर खत्म करना है, किसी भी तरीके से करना है, उनके खिलाफ ढूंढो मामले। यानी शरद पवार, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी सब मिलकर के जो लीडरशिप थी महाराष्ट्र की, इस्टेब्लिश लीडरशिप देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली, उसी को खत्म कर देना चाहते थे। और देवेंद्र फडणवीस ने सदन में क्या कहा था वो हमें भूलना नहीं चाहिए। मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं लौट कर वापस आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं लौटकर फिर आऊंगा। और आज देखिए क्या हुआ है, देवेंद्र फडणवीस फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और जो उन्होंने चुनाव प्रचार के समय कहा था कि मैं फिर आऊंगा, उसका इन्होंने बहुत महीनों तक सत्ता में आने के बाद, उनका रास्ता रोकने के बाद मजाक उड़ाया, खिल्लियां उड़ाई। इनके मंत्रियों ने भी, इनके नेताओं ने भी, जो अलग अलग जगहों पर प्रोग्राम हुए उनमें भी, सदन के भीतर भी, सदन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में भी। लेकिन उस समय फडणवीस शांत रहे। लेकिन बाद में फडणवीस ने जितने भी इलेक्शन हुए हैं, आप देखिए, पंढरपुर भारतीय जनता पार्टी ने जीता उपचुनाव। कोल्हापुर में जहां पहले शिवसेना का कैंडिडेट लड़ता था, जीतता भी था, वहां पर जब उपचुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को कितने वोट मिले? 2014 में जब अलग अलग लड़ रही थी दोनों पार्टियां, तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 40,000 के आसपास वोट मिले थे। और अब जब उपचुनाव हुए, हालांकि वो सीट भी कांग्रेस जीत गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 75,000 के आसपास, 76,000 के आसपास वोट मिले। यानी शिवसेना का जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को शिफ्ट हो गया। एक और उपचुनाव हुआ था, वहां भी कांग्रेस जीती, लेकिन सवाल यह है कि शिवसेना के पल्ले क्या पड़ा है? शिवसेना के पल्ले पड़ी है बदनामी। चाहे कोरोना हो, चाहे मराठा आरक्षण वाला मामला रहा हो, चाहे हिरेन वाला मसला रहा हो, एंटीलिया प्रकरण रहा हो, चाहे अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हो, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, एक सरकार का गृह मंत्री अगर जेल भेज दिया जाए तो इससे ज्यादा शर्मिंदगी किसी चीफ मिनिस्टर के लिए क्या होगी? और अकेले देशमुख नहीं, नवाब मलिक। और नवाब मलिक पर क्या आरोप लगे? डी कंपनी के साथ रिश्ते, खरीद फरोख्त, अवैध कारोबार। यानी दाऊद मलिक के साथ, उनकी बहन के साथ उनके कारोबारी रिश्ते। संजय राउत ने रही सही कसर पूरी कर दी। जिस तरीके की बयानबाजी पूरे 2.5 साल तक अहंकार उनके सिर चढ़ करके बोलता रहा, और इसके बावजूद कि लगातार एमबीए से जुड़े हुए नेताओं के यहां उनकी भ्रष्टाचार की परतें खुल रही थी, उनके यहां छापे पड़ रहे थे, उनकी संपत्तियां सीज हो रही थी, गिरफ्तारियां हो रही थी, फिर भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कभी शिवसेना भवन में, कभी दूसरी जगहों पर सीधे प्राइम मिनिस्टर पर अटैक कर रहे थे।
उनकी गर्दन सीधी हुई ही नहीं। टेढ़ी गर्दन के साथ, अहंकार के साथ सामना का भी मिसयूज किया गया, सत्ता का भी मिसयूज किया गया। नवाब मलिक को याद करिए, जब वो शाहरुख खान के लड़के वाला मसला हुआ था, उसके बाद क्योंकि इनका अपना दामाद समीर खान भी गिरफ्तार हुआ था, 7 महीने जेल में रहा था ड्रग्स के केस में ही, तो इनको मौका मिल गया कि शाहरुख खान वाले प्रकरण को लेकर के समीर वानखेड़े के ऊपर जो है आप अटैक करिए। 1 सवा महीने तक लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और मराठी मीडिया भी बड़े प्रेम भाव से इनकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाता रहा। मराठी मीडिया पर तो बहुत बड़े सवाल खड़े हुए हैं कि जितने दिन तक ये एमवीए की सरकार रही है, जैसे इमरजेंसी में उस समय के सूचना प्रसारण मंत्री ने, विद्याचरण शुक्ला ने, मीडिया को थोड़ा झुकने के लिए कहा और पूरा मीडिया रेंगना शुरू कर चुका था। वैसा ही हाल महाराष्ट्र में भी था। पूरा मराठी मीडिया जो है वो लंबलेट हो गया। उसने जनता के सवाल उठाने बंद कर दिए। जैसा सरकार ने चाहा वैसा हुआ। कई बार हमने देखा है, किसी ने कोई सवाल किया, संजय राउत को लगा कि थोड़ा टेढ़ा सवाल है, तो उस पर ऐसे बरसते थे जैसे न्यूज रूम में आकर के कभी कभी एडिटर इन चीफ या चैनल का मालिक लोगों को डांटना डपटना शुरू कर देता है। ये आलम हो गया था। इसके अलावा अगर आप देखें तो जिन जिन अफसरों ने इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई, या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इनके प्रभाव में ना आकर के अपने पद के दायित्व का निर्वहन करने की सोची, चाहे रश्मि शुक्ला हो, चाहे सुबोध कुमार जायसवाल हो, इन सब के साथ जो व्यवहार हुआ, रश्मि शुक्ला पर तो मुकदमा कायम करवा दिया गया। नाना पटोले ने पुणे में कि साहब मेरा फोन टैप किया गया, और कुछ दूसरे लोगों ने भी जिस तरह से मोर्चाबंदी की। रश्मि शुक्ला ने जो नेक्सस था ट्रांसफर पोस्टिंग में, उसकी बाकायदा दस्तावेजी सबूत इकट्ठे करके एक रिपोर्ट बना करके चीफ मिनिस्टर को भेजी थी। इसी तरीके से अनिल देशमुख वाले प्रकरण में परमवीर सिंह ने यह साहस दिखाया था, हालांकि ये साहस तब दिखाया जब उनको हटा दिया गया मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से, कि उन्होंने 8 पेज की एक चिट्ठी लिख करके चीफ मिनिस्टर को कहा कि गृह मंत्री रहते हुए पद का दुरुपयोग किया इन्होंने, अनिल देशमुख ने भ्रष्टाचार किया और सचिन वाजे को बहाल करवा करके उनको केवल वसूली के काम में लगा दिया। और सचिन वाजे ने क्या किया, 8 लग्जरी गाड़ियां लेकर के मुंबई में घूमता था, नोट गिनने की मशीन लेकर के, और वसूली करता था। तो ये आलम था इनकी सरकार का। लेकिन नेता प्रतिपक्ष रहते हुए देवेंद्र फडणवीस कभी भी शांति से नहीं बैठे, चुप करके नहीं बैठे, या ट्विटर नहीं खेलते रहे राहुल गांधी की तरह या अखिलेश यादव या कुछ दूसरे विपक्षी नेताओं की तरह। वो पब्लिक के बीच में भी दिखाई देते थे। वो लगातार संपर्क में थे अपने कार्यकर्ताओं के, अपने नेताओं के। वो सदन में भी नेता प्रतिपक्ष की जो एक भूमिका होती है, जो दिखाई देनी चाहिए, मुद्दों को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, तमाम दूसरे मुद्दों को, मसलों को लेकर के वो बरसते हुए दिखाई देते थे, इनको एक्सपोज करते हुए दिखाई देते थे। और मुझे उन सब चीज़ों को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है जो पालघर में हुआ था, जो कंगना के साथ हुआ था, जो अर्णब गोस्वामी के साथ हुआ था, जो नवल ऑफिसर के साथ हुआ था। अनेक ऐसे कांड हो चुके इस सरकार के कार्यकाल में, चाहे सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत हो, उसकी मैनेजर दिशा सालियन की संदिग्ध मौत हो, बहुत सारे। अभी अगर रिसेंटली हम बात करें, मराठी अभिनेत्री जिसकी उम्र ही अभी कितनी है, केतकी चितले, उन्होंने शरद पवार पर
किसी की लिखी हुई कोई पोस्ट फॉरवर्ड कर दी या पेस्ट कर दी और उसके बाद उसकी जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई, जिस तरह उसको बेइज्जत किया गया, उसके ऊपर स्याही फेंक दी गई, 39 दिन तक उसको जेल में रखा गया। एक स्टूडेंट जिसने इस तरह की पोस्ट लिख दी थी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और पूरे प्रदेश में 20-21 जगहों पर एफआईआर दर्ज करा दी गई। मतलब असहिष्णुता का इससे कोई निकृष्ट उदाहरण कोई हो नहीं सकता है। और शरद पवार, जिनकी उम्र 80 से ज्यादा हो रही है और केतकी चितले उनकी पोती की आयु की है, उनको भी उठा करके जेल में भिजवा दिया। ये नहीं कहा पुलिस से, प्रशासन से, अपने मंत्री से, जो गृह मंत्री इन्हीं का अपना है, दिलीप वलसे पाटिल, कि आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, उसने लिख दिया है, फॉरगिव, खत्म करो इस किस्से को, गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा चेतावनी दिलवा करके छोड़ दो। लेकिन नहीं, क्योंकि सत्ता का नशा इनके दिमागों में घुस गया था। चाहे कांग्रेस हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे या संजय राउत, इन सब के सिरों में वो घुसा हुआ था। और जो कुछ हुआ है इन दिनों में, उसका और बहुत सारे केस जो या तो दबे हुए थे या कुछ दूसरे कारणों से तेज गति से आगे बढ़ नहीं रहे थे, अब देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने से वो केस तेज गति से आगे बढ़ेंगे। 1 जुलाई की तारीख बताई जा रही है, यानी कल देवेंद्र फडणवीस फिर से 2.5 साल बाद राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। जिनको रोकने के लिए सारे घोड़े दौड़ाए गए थे, साजिशें रची गई थी, बेमेल गठबंधन किया गया था, उन देवेंद्र फडणवीस को तो रोक नहीं पाए। और देवेंद्र फडणवीस ने जो इनको ये झटका दिया है, केवल राज्यसभा चुनाव में नहीं, केवल विधान परिषद चुनाव में नहीं, ये जो तीसरा झटका है जिसमें शिवसेना टूट गई, 2/3 एमएलए टूट गए और अब पार्टी पर संकट है, पार्टी पर भी ये लोग कब्जा करेंगे। इसके अलावा सरकार टूट गई, कुर्सी चली गई, कांग्रेस सड़क पर आ गई महाराष्ट्र में, एनसीपी, शरद पवार सड़क पर आ गए। ये देवेंद्र फडणवीस को 2019 में रोकने का एक जो फल था वो अब इनको मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिलता है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दूसरे प्रदेश हों, कुछ प्रदेशों को अपवाद स्वरूप हम लेकर के चलते हैं, पंजाब है, दक्षिण के कुछ अभी राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को उतना समर्थन नहीं मिलता, लेकिन अधिकांश राज्यों में समर्थन मिलता है। इनको सबसे बड़ी पीड़ा ये है, चाहे शरद पवार हो, कांग्रेस हो, शिवसेना जैसे दल हों, ममता बनर्जी हों और छोटे छोटे दल हों, कि नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। उनकी आंधी वैसी ही जारी है और उनके सामने ये बेबस हैं, बौने दिखाई देते हैं। वैसा कौशल नहीं है, वैसी लोकप्रियता नहीं है, लोगों में वैसा भरोसा नहीं है। तो इसलिए तमाम तरह की कोशिशें करके, षड्यंत्र रच करके भारतीय जनता पार्टी की जहां ये राह रोक सकते हैं, वहां रोकने की कोशिश करते हैं। और जो कुछ हुआ है महाराष्ट्र में, ये होना था क्योंकि उद्धव ठाकरे के सलाहकार अगर शरद पवार जैसे हों, संजय राउत जैसे हों, तो फिर इस दुर्गति को कोई रोक नहीं सकता।
जो उनकी हुई है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें। आप लोग लाइक करने में कंजूसी बरतते हैं। कमेंट करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।